अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 75 के साथ आज आपके साथ मौजूद हूँ। आज बस ये भी थोड़ी देर में हमारा 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद हम कुछ पेपर की प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद रिवीजन हम कंटिन्यू करेंगे। रिवीजन में मेरा मोस्टली प्लान होगा कि जो आप लोगों के जो क्वेश्चंस आप लोग मोस्टली पूछते हैं उनसे रेलेवेंट ज़्यादातर रहूँ, लेकिन कुछ बातें मेरे अपने माइंड में भी हैं कि वो रिवाइज़ करवाना बेहद ज़रूरी होता है। समटाइम्स स्टूडेंट किसी एक टॉपिक के बारे में क्वेश्चन नहीं करते, उन्हें लग रहा होता है कि ये टॉपिक बहुत आसान है, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन उसके क्वेश्चन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहीं ना कहीं गलतियाँ करती हैं। तो वो वाले क्वेश्चंस कुछ मैं ख़ुद भी आप लोगों को रिवीजन के दौरान ऐसे करवाऊंगा। तो ये मतलब साथ साथ इसका कॉम्बिनेशन चलता रहेगा, कुछ आपके क्वेश्चंस के मुताबिक, कुछ मैं ख़ुद भी सोच समझ के कि जहाँ पर स्टूडेंट्स मोस्टली मिस्टेक ज़्यादा करते हैं। तो सबसे पहले तो 9th क्लास की रिव्यू एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव टाइप बस हमारा रह गया था। रिव्यू रिमेनिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप रहता था। ऑब्जेक्टिव टाइप में फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज का, चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट पार्ट है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 1 1 इज वेरी सिंपल बेटा। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई हो रहा है। डिस्टेंस फार्मूला चलिए मैं रफ में ही करके देखता हूं इसको। इन शॉर्ट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो 1 माइनस 0 स्क्वायर, और ये भी 1 माइनस 0 स्क्वायर। तो सॉल्व किया, 1 माइनस 0 इज 1, ये भी 1 माइनस 0 इज 1, तो 1 के स्क्वायर्स भी तो 1 ही होंगे ना। तो फाइनली 1 प्लस 1 मीन्स स्क्वायर रूट 2 ही इसमें आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट 2 इसका करेक्ट आंसर हुआ। उसके बाद सेकेंड पार्ट भी डिस्टेंस फार्मूला का है। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 1 0 एंड 0 1, इसमें भी तो यही फार्मूला अप्लाई होगा ना। 0 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 स्क्वायर। फर्क क्या पड़ेगा इससे? ये नेगेटिव 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब नेगेटिव 1 का स्क्वायर भी तो पॉजिटिव ही होता है ना, और ये भी 1 ही रहेगा। इसका भी वही आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। तो ये इसका भी करेक्ट आंसर है। थर्ड पार्ट है मिड पॉइंट फार्मूला का। मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स 2 2 एंड 0 0 इज वही x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2 ऑर्डर्ड पेयर के मुताबिक सॉल्व करके देखेंगे तो इसका आंसर 1 1, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ एमसीक्यू को देखें तो वो भी मिड पॉइंट फार्मूला का ही है। मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स 2 माइनस 2 एंड माइनस 2 2 इज, तो 2 माइनस 2 का भी आंसर 0, माइनस 2 प्लस 2 का आंसर भी 0, तो 0 ओवर 2 0 0 इसका ऑर्डर्ड पेयर आंसर है। ये इसका करेक्ट आंसर। तो मिड पॉइंट फार्मूला का ही यही है। फर्स्ट 2 एमसीक्यूज डिस्टेंस फार्मूला के हो गए, नेक्स्ट 2 एमसीक्यूज मिड पॉइंट फार्मूला के हो गए। उसके बाद फिफ्थ है अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल होती है, जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो। उसके बाद सिक्स्थ है अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स डिफरेंट इज कॉल्ड स्केलीन ट्राइंगल। ये इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन इसको देख के हमें बहुत सारे एमसीक्यूज समझ में आते हैं। लाइक एमसीक्यू ये भी तो बन सकता है अ ट्राइंगल हुज 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ऑप्शन यही हो, आपको फिर आइसोसेलेस को करना हो। राइट एंगल ट्राइंगल की कोई प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं। ये सब डेफिनेशंस आपको पता है इस चैप्टर में शामिल है। जो डेफिनेशंस इस चैप्टर में हैं वो मैं आप लोगों को रिकॉल करवाता हूँ। वो तो खैर अभी क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे, उसके साथ भी आ जाएगा। तो उनकी डेफिनेशंस, उनकी प्रॉपर्टीज़ बड़ी इजीली एमसीक्यूज बन के आ सकती हैं। तो इसलिए
आप इनके अलावा उनको एक्सटेंशन के तौर पर भी समझ सकते हैं। कुछ बात करते हैं अब हम पेपर प्रेजेंटेशन पर। ये वो टॉपिक है जिस पर जितनी एफर्ट कर ली जाए उतना अच्छा है। टॉप करने वाले स्टूडेंट्स में मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंटेशन का ही फ़र्क होता है। अदरवाइज़ बोर्ड के एक अंदाजे के मुताबिक फर्स्ट 100 to 200 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता। तो कुछ लक का, कुछ प्रेजेंटेशन का फ़र्क होता है कि जो उनको बोर्ड की पोजीशन पर लेकर आता है। प्रेजेंटेशन के बारे में डेफिनेटली आप लोगों को उर्दू के और इंग्लिश के टीचर्स ने डेफिनेटली बहुत अच्छा और बेटर गाइड किया होगा। मैं कुछ वो पॉइंट्स आपको ऐड करके बताता हूँ जो पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स के लिए होते हैं, क्योंकि उर्दू और इंग्लिश के टीचर्स ने वो वाली चीज़ें, वो वाली सिचुएशंस को फेस नहीं किया होता जो पर्टिकुलर मैथमेटिक्स में आती हैं। तो मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट समझ लें बता रहा हूँ। बाकी जनरल प्रेजेंटेशन सारी वही है जो आपको उर्दू के टीचर्स ने उर्दू रेलेवेंट सब्जेक्ट्स के बारे में बताई और इंग्लिश के टीचर ने इंग्लिश रेलेवेंट, जिसमें इंग्लिश एज लैंग्वेज यूज़ की जाती है, उन सब्जेक्ट्स के लिए बताई। जनरल पॉइंट सारे वही है, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स जो मैथमेटिक्स को आपको फेवर देंगे। इसके लिए ये कि सबसे पहली बात, मैथमेटिक्स में यूजुअली अलाइनमेंट का बड़ा इशू होता है। पेपर बड़ा अच्छा लगता है कि अगर एक जैसा हो, राइट लेफ्ट इंडेंटिंग अच्छी की हो, अलाइनमेंट उसकी अच्छी हो, स्पेसिंग अच्छी हो, तो पेपर अच्छा लगता है। जस्ट लाइक जैसे प्रिंट आउट होता है, लेकिन प्रिंट आउट में तो कंप्यूटर ने उसको ऑटो इंडेंट किया होता है ना, खुद ब खुद स्पेसिंग एडजस्ट कर लेता है। यहाँ हमें ज़रा सेंसिबली इसका करना होता है। अब मैथमेटिक्स में अलाइनमेंट आप बोथ साइड्स पर परफेक्टली कभी नहीं कर सकते। हाँ, उसको मैक्सिमाइज तो कर सकते हैं ना। लेफ्ट साइड से कोई स्टेप की लेंथ ज़्यादा है, कोई स्टेप की लेंथ कम है, तो आप कम से कम लेफ्ट साइड की अलाइनमेंट तो अच्छी रख सकते हैं ना। 9th क्लास में मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं एक्सप्रेशंस वाले हैं, इक्वेशन वाले कम हैं। यानी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, 4th चैप्टर की सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पर इक्वल आ रहा है, राइट साइड पर स्टेप्स कर रहे हैं। अब जो स्टेप्स कर रहे हैं, स्टेप की लेंथ हमारे कंट्रोल में नहीं है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है, एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं ना कि एक क्वेश्चन लिखा, उस क्वेश्चन के आगे इज इक्वल टू डालते हैं ना, इज इक्वल टू, और फिर यहाँ से जहाँ भी तक भी चला जाए। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू एग्जैक्ट उसके नीचे डालें और उतनी ही स्पेस दे के अगला स्टार्ट करें जितना पीछे आपने स्पेस दी थी। यानी लेफ्ट साइड की ये अलाइनमेंट इक्वालिटी के एग्जैक्ट नीचे इक्वालिटी और ये स्पेसिंग ठीक रखें। राइट साइड हमारे कंट्रोल में इसलिए नहीं है कि कोई स्टेप ज़्यादा लेंथ का, कोई स्टेप कम लेंथ का। उसके अलावा कुछ फ्रैक्शन वाले भी होते हैं, तो फ्रैक्शन की जो लाइन आप लगाएं वो कोशिश करें कि आप लोग फ्रैक्शन की लाइन को स्केल के साथ लगाएं। एक अंदाजे के साथ, हाथ से लगाने की ज़रूरत नहीं है, स्केल के साथ लगाएं, एग्जैक्ट अलाइनमेंट उसमें आ जाती है। तो अलाइनमेंट। दूसरा इसमें हाइलाइटिंग। आमतौर पर जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो क्वेश्चन का आंसर को हम हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट करने से बेनिफिट क्या होता है? एक जो पेपर चेक करने वाला है, पेपर चेक करने वाला क्वेश्चन पेपर्स के दौरान, क्योंकि वो बड़े एक्सपीरियंस लोग होते हैं, बहुत अच्छे तौर पर वो पेपर चेक कर रहे होते हैं, उन्हें पता होता है स्टूडेंट यूजुअली कहाँ मिस्टेक करेगा। उन पॉइंट्स को पर्टिकुलरली ज़्यादा फोकस करके देखते हैं और दरमियान वाले स्टेप्स को ज़रा थोड़ा कैजुअली भी देख लेते हैं। अब ऐसा है लाइक एक आपने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है दरमियान में, उसको हाईलाइट किया हुआ है, आम तौर पर आंसर होता है। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आंसर हो, आंसर के अलावा भी कुछ स्टेप्स होते हैं, लेकिन कम से कम आंसर तो वो एक चीज़ है ना कि जो हर बच्चे को पता है। तो उसको अगर आपने अच्छे हाईलाइट करके रखा होगा
तो पीछे स्टेप्स में केयरलेसली कोई एक आध मिस्टेक हो गई है, कोई डेसिमल डालना भूल गए हैं, कोई प्लस माइनस का सिंबल डालना भूल गया है, ऊपर स्क्वायर डालना था वो ऐसे बाय मिस्टेक स्किप हो गया है। तो ऐसी मिस्टेक अक्सर इग्नोर हो जाती है अगर पर्टिकुलर चीज़ों को हाईलाइट किया हो। हाईलाइट कैसे कर सकते हैं? दो तरह से, जारी बात है हाइलाइटर तो पेपर पे अलाउड नहीं है, तो दो तरह से कर सकते हैं। एक तो ये कि आप अपना नॉर्मल क्वेश्चन तो आप पेन से कर रहे हैं, तो वो चीज़ जिसको आप हाईलाइट करना चाह रही हैं तो उसको या तो मार्कर से लिख लें, यानी आंसर है ना, एंड पे आंसर आप मार्कर से लिख लें, लास्ट स्टेप आप मार्कर से कर लें, या फिर ये करें कि करें उसको पेन से ही, और पेन से करने के बाद उस आंसर के गिर्द यूं पेन और स्केल के साथ, स्केल यूज़ करते हुए इस तरह से एक बॉक्स सा बना लें, उस तरह भी हाईलाइट हो जाता है। लेकिन इसमें भी अच्छे तरीके से, अलाइनमेंट के तरीके से, ये ना हो कि लाइन वैसे ही हाथ से लगा रही हो, टेढ़ी मेढ़ी लाइन आ रही हो तो हाईलाइट हो के उल्टा नेगेटिव इफेक्ट का हाईलाइट हो जाए कि एग्जामिनर को नज़र ये आ रहा हो कि वो तो उल्टा और गंदा करके रखती है उसने काम को। तो इसलिए हाईलाइट करने की टेक्निक का क्या फ़ायदा होता है? हाईलाइट करने की टेक्निक से बेसिकली एक तरह से वो 3D इफेक्ट होता है। जो हाईलाइटेड पोर्शन होता है, जो जिस चीज़ को आपने क्लियरली हाईलाइट कर रखा होता है, वो पोर्शन असल में एक तरह से पेपर लेवल से थोड़ा सा अबव नज़र आ रहा होता है, थोड़ा ऊपर नज़र आ रहा होता है। आप वैसे भी अपने ऐसे किसी पेपर को करके देखें, एक्सपेरिमेंटली करके देखें, कोई एक क्वेश्चन करें, ये हाईलाइटिंग टेक्निक को अप्लाई करके देखें, उसका बॉक्स सा बना के देखें, तो नेक्स्ट टाइम आप अपने लिखे हुए को जस्ट एक सरसरी सी तौर पर देखेंगे ना, तो आपको वो पेपर से थोड़ा सा ऊपर अबव नज़र आ रहा होता है, लग रहा होता है, तो वो चीज़ ज़रा खुद ब खुद नज़रों के सामने आ जाती है। हाईलाइटिंग टेक्निक का ये फ़ायदा होता है। उसके अलावा सबसे बड़ा इशू जो मैथमेटिक्स में बच्चे फेस करते हैं वो है रफ वर्क। रफ वर्क किया जाए, कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए? रफ वर्क को भी इस तरह से किया जाए कि आपके पेपर के इफ़ेक्ट को ख़राब ना करे। अब आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं, स्क्वायर रूट 180 आपको कर रहा है। अब दो तरीके हैं, एक तो ये कि अगर तो बहुत थोड़ा रफ वर्क है, आप पेज के सामने यहाँ पर लाइन लगाकर रफ वर्क लिख के इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, शो कर लें, सामने ही उसके आ जाएगी, अगर वाकई थोड़ा काम है। लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा काम है तो बेटर ये है, और कोई इसके लिए पर्टिकुलर स्पेशली अलहदा से मार्जिन लगाने की ज़रूरत नहीं है। उतना लेंथ का जितना आपने रफ वर्क, बल्कि पहले रफ वर्क करें और उसकी लेंथ के मुताबिक ये लाइन साइड पे शो कर दें जहाँ पर एम्प्टी स्पेस होती है। छोटा सा तो स्टेप है, उस स्टेप की विड्थ भी ज़्यादा नहीं है, बड़े आराम से आपके पास स्पेस निकल आती है। तो छोटी मोटी कैलकुलेशन, छोटा मोटा रफ वर्क सामने करने हैं। लेकिन ज़्यादा है तो उसके लिए क्या करेंगे? आपको पेपर में एक पूरी आंसर की कॉपी सी मिलती है। आंसर्स के लिए ना एक छोटी सी स्टेपल की हुई कॉपी लाइक थिंग होती है। उसका लास्ट पेज को रफ वर्क की हेडिंग दे के तरतीब से रफ वर्क कर लें। लेकिन रफ वर्क करने का भी ये टेक्निक नहीं है कि कोई यूँ तिरछा कर दिया, किसी को इस तरह कर दिया, किसी को यूँ कर दिया। तरतीब से करें, एक अच्छा सा नज़र आए, लेकिन ऊपर एक हेडिंग आप दे दें रफ वर्क की। उसके ऊपर आप अपने ऑब्जेक्टिव पेपर का भी रफ वर्क कर सकते हैं, आप अपने सब्जेक्टिव पेपर का भी। ऑब्वियसली एक पेज से ज़्यादा नहीं लगता। 9th क्लास के मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस यूजुअली कम होते हैं, मोस्टली तो वही कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट के लिए कोई इतना रफ वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 9th क्लास, इवन 10th क्लास में भी रफ वर्क आम तौर पे कम करना पड़ता है। हाँ, अच्छे वेल मैनेज तरीके से करें। नो सेपरेट रफ शीट, याद रखिएगा, ना आपको बोर्ड में मिलनी है, ना अपने स्कूल्स में डिमांड करें। स्कूल में डिमांड करेंगे तो हो सकता है आपको मिल जाए, हो सकता है आपकी इन्विजिलेशन पर वो टीचर मौजूद हो जो मैथ ना पढ़ाते हो सकता है उन्हें ना पता हो। तो आप रफ वर्क, आपने एक शीट डिमांड की, आपने थोड़ी बताया कि रफ के लिए,
उन्होंने शीट दे दी। तो आप अपनी हैबिट्स में गलत चीज़ डेवलप कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को मैं अक्सर देखता हूँ, शीट मांगी, उसके ऊपर रफर किया और उसका गोला सा बनाया और फेंक दिया। बेटे, इस तरह की हैबिट से आप लोग बोर्ड में बड़ी मुश्किल में आएंगे। सेकेंडली, एक और हैबिट मैंने बहुत सारे बच्चों में देखी है, स्पेशली गर्ल्स में ये ज़्यादा होती है कि दे आर नॉट कॉन्फिडेंट कि उन्हें क्वेश्चन आता है कि नहीं आता, हालांकि आता होता है। क्या करेंगी? पहले पेपर को पेंसिल से करेंगी, फिर उसके ऊपर पेन फेरेंगी, फिर मिटाना चाहेंगी, यानी पेपर को 2 बार कर रही है। अब वो 2 बार करने में मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि वो पेपर ही नहीं पूरा कर पाती। एक क्वेश्चन किया, उसको दोबारा किया, मिटा दिया, लास्ट क्वेश्चन करने का टाइम ही ना बचा। टाइम ही ना बचा, इतना आप अपनी तरफ से कॉन्शियस होकर इसको ठीक कर रहे हैं और क्वेश्चन ही छूट गया। वो तो बल्कि उल्टा आपको लॉस हो गया। तो इसलिए बेटे, आप लोग अच्छी सी प्रिपरेशन करें और उसके बाद बहुत अच्छा सा कॉन्फिडेंट हो। कॉन्फिडेंट होना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस तरह टाइम वेस्ट करने से कुछ हासिल नहीं, कुछ नहीं मिल जाएगा। उसके अलावा यूज ऑफ मार्कर भी रखना है। प्रॉपर यूज ऑफ मार्कर, मार्कर को जरूर यूज रखें। आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन, अब क्वेश्चन जो लिखना है उसकी स्टेटमेंट का जो फर्स्ट स्टेप है वो मार्कर से लिखें, या क्वेश्चन नंबर। और ये नहीं होता कि मार्जिन लाइन आपने लगाई हुई है ना, लाइक एक पेज पर आपने मार्जिन लाइन लगाई हुई है, ये पेज है, इस पर आपने मार्जिन लाइन लगाई हुई है और मार्जिन लाइन पर इधर क्वेश्चन नंबर या पार्ट नंबर लिख रहे हैं। तो बेटे, मार्जिन लाइन का क्या फ़ायदा? मार्जिन का तो पर्पज़ यही होता है ना कि उस पर कुछ नहीं लिखना, पेपर की अलाइनमेंट हो, अच्छे से तरीके से हो। आप यहाँ लिखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका ए पार्ट है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट करें, उसका ज़रूरी सा स्टार्ट का क्वेश्चन का या जो भी मार्कर से करें, दरमियान में हाईलाइट करने के लिए मार्कर का यूज़ करें, लेकिन टू मच ना यूज़ करें, एक्सेस ना हो जाए। ये ना हो कि आपको हर स्टेप ही इम्पॉर्टेंट लगे और आप तकरीबन सारा क्वेश्चन ही मार्कर से कर रहे हो। टू मच यूज़ की एक किसी टेक्निक का, वो भी उसको नेगेटिव इफेक्ट में देता है। तो मार्कर ज़रूर यूज़ करें, अच्छे तरीके से यूज़ करें। बल्कि कुछ बच्चों को बड़ी अच्छी हैबिट होती है कि वो चिज़ल टिप वाली, वो कटी हुई निब वाली जो मार्कर होता है, बड़ा अच्छा यूज़ कर लेते हैं। जिन्हें आती है टेक्निक ज़रूर यूज़ करें, जिन्हें अगर उससे लिखना नहीं आता वो ज़बरदस्ती मत करें, वो अच्छा लिखने की बजाय उल्टा और ख़राब सा लिख रहे होते हैं। तो मार्कर को अच्छे पॉजिटिव वे में यूज़ करें। उसके अलावा पेन भी आपने ज़रूर ठीक रखा करें, वहाँ पर इंक ना ड्रॉप कर रही हूँ, आपका सारा पेपर ना ख़राब हो रहा हो। तो इसलिए इन चीज़ों की तरफ से भी आपने ख्याल रखना है, राइट। मैट्रिसेस के हवाले से ज़रा एक ख़ास बात कि मैट्रिक्स एक स्टेप ज़रा ज़्यादा जगह ले जाता है। डजेंट मैटर क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन कोशिश करें कि आप एक स्टेप में जो मैट्रिसेस कर रहे हैं उसकी ब्रैकेट्स को सीधा रखें, और एक से ज़्यादा अगर ब्रैकेट्स आ रही हैं तो एक अलाइनमेंट में रखें। अगर वो पेज की 2 लाइनों पर पूरी आ रही हैं तो 2 लाइनों पर ही उनको रखें। अगले स्टेप्स में भी यही कोशिश करें, कहीं पर बड़ी ब्रैकेट लग रही है, कहीं पर छोटी लग रही है, तो ऐसा ना करें, एक जैसे तरीके से ब्रैकेट रखें। और जहाँ सॉल्यूशन सेट है वहाँ प्रॉपर ब्रेसेस का यूज़ करें, जहाँ ऑर्डर्ड पेयर है वहाँ पैरेंथेसिस का यूज़ करें, ब्रैकेट्स की अच्छी पहचान रखें और सही तरीके से इसको करें। थ्योरम 8 मार्क्स का एक चीज़ जो पेपर में आती है, उसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। स्टेटमेंट ऑल्दो रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन वो क्वेश्चन के तौर पर आई होती है ना, तो शुरू में स्टेटमेंट हेडिंग दे के लिखें। फिर फिगर आपको तरतीब से बताइए बेटे, मैं आपको अच्छी तरह पता है कि जब थ्योरम करवाए हैं कि फ़िगर की सीक्वेंस तक मैं साथ बताता रहा हूँ कि किस तरतीब से फ़िगर बनाई ताकि फ़िगर में गलती ना करें। बेटे, सबसे ज़्यादा गलती आम तौर पे बच्चे जो करते हैं ना, थ्योरम की फ़िगर बनाने में गलती करते हैं, वो सारे थ्योरम से मिसमैच होती है और बिला वजह पूरे का पूरा थ्योरम क्रॉस होकर रह जाता है। प्रॉपर अच्छे तरीके से इसकी थ्योरम की फ़िगर पेंसिल से नहीं बनाई जाती, पेन से, स्केल से प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को यूज़ करते हुए फ़िगर बनाएं। फ़र्ज़ किया आपको सर्कल बनाना पड़ जाता है, डजेंट मैटर,
आप बॉल पॉइंट सर्कल में फिट हो जाता है, उसके साथ आप बनाएं। इवन अगर आपको सपोज नहीं फिट हो रहा, पेंसिल से बनाना पड़ ही गया, तो सर्कल सिर्फ पेंसिल से बनाएं, बाकी लाइंस, पॉइंट्स, कुछ भी उसके अलावा आ रहा है वो सब आप लोग बॉल पॉइंट, पेन, पॉइंटर वगैरह से आप मार्क करेंगे। उसके अलावा प्रॉपर गिवन की, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, लाइन लगा के स्टेटमेंट्स, रीजंस। कोशिश ये करें कि थ्योरम ऐसी जगह पर करें कि जहाँ पर आप थ्योरम का मेजर पार्ट शो कर सकें। मसलन एक क्वेश्चन ख़त्म हुआ है, नीचे 5-6 लाइनें बची हुई हैं और आपने थ्योरम स्टार्ट कर दिया, वहाँ पर आपने स्टेटमेंट और गिवन लिखा, बाकी अगले पेज पर कर रहे हैं, बड़ा बैड इफेक्ट देता है। अगर पेज के एंड पर 4-5 लाइनें सिर्फ बची हैं ना, तो उनको वेस्ट कर दे, नेक्स्ट पेज पर थ्योरम करें। हाँ, आधा पेज बचा हुआ है, कोई आधा थ्योरम आ जाएगा, स्टेटमेंट, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, फिगर आ जाएगी, प्रूफ अगले पेज पे कर दे। यानी इस तरह अगले पेज पर करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ज़रा सा हिस्सा आप ज़बरदस्ती का पूरा कर रहे हैं और फिर अगले पेज पर बाकी थ्योरम कर रहे हैं, वो भी ऑड होगा। या ये कि आपको लग रहा है कि थ्योरम सारा पेज पर आ रहा है, सिर्फ उसकी आखिरी लाइन या 2 लाइनें अगले पेज पर आ रही हैं, तो कोशिश करें उनको भी उस पेज पर पूरा कर लें, ज़बरदस्ती नीचे स्पेस ना छोड़ें। या ये भी हो सकता है कि आपकी लाइनें ज़्यादा बच रही हों, पेज ना बच रहा हो, तो फिर कोशिश करें कम से कम आधी प्रूफ तो नेक्स्ट पेज पर करें ना, ताकि एग्जामिनर एक प्रॉपर तरीके से उसको देखेगा। यानी पेज को टर्न ओवर करने के लिए भी ना ज़रा एक साइकोलॉजिकली सोचें कि आप ये ना हो कि आखिर में एक लाइन सिर्फ रह रही हो और वो अगले पेज पर कर रही हो और एग्जामिनर ने वहाँ लिख देना है कि वो स्टेटमेंट किधर है और अगले पेज को देखना तक नहीं। ऐसी गलतियाँ एग्जामिनर से भी हो जाती हैं, तो आप ऐसे तरीके से करें कि वो गलती करने ही ना पाए। ठीक है, तो ये वो चंद पर्टिकुलर चीज़ें थी जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड थी। मैथ में आमतौर पर बच्चे इन चीज़ों की प्रॉब्लम जो इसमें प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। बाकी मार्जिन, मार्कर का यूज़, अलाइनमेंट, पेपर किस तरह करना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को डेफिनेटली उर्दू, इंग्लिश वगैरह के टीचर्स बता चुके होंगे। बाकी जनरल पॉइंट सारे वही हैं। इन चीज़ों को फॉलो करें, अच्छे तरीके से पेपर करें, अच्छा सा मार्क्स लें, क्योंकि मार्क्स इस तरह से ही अच्छे आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रॉपर रिवीजन स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।